हे गाइस हाय। सो इन द लास्ट फ्यू क्लासेस हमने क्या कवर किया बेसिकली कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक होके पायरुवेट बना रहा है विच इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये पायरुवेट अगर ऑक्सीजन है तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज़ अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे क्रेब साइकिल में घुस रहा है और क्रेब साइकिल में घुसकर हमें क्या देने की कोशिश कर रहा है। इन टोटल 6 NADH 2 FADH2 2 ATP टोटली हमें मिल जा रहा है एक ग्लूकोज से। ठीक है, तो नेट हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि 6 के 6 कार्बन टूट के बाहर आ गए। हमने टोटल 10 NADPH मिला, जिसमें से 6 आए थे क्रेब साइकिल से, 2 आए थे आपके लिंक रिएक्शन से, 2 आए थे ग्लाइकोलिसिस से, और 2 FADH2 भी मिला था। हमने ये भी देख लिया कि हमें 4 ATP मिली थी, जिसमें से 2 आया था क्रेब साइकिल से और 2 आया ग्लाइकोलिसिस से। टोटल हमें 38 मिलनी चाहिए, बट अभी तक हमें सिर्फ 4 मिला है। तो दिस इंटायर क्लास इज गोइंग टू बी द गेम अहेड कि ये 34 एटीपी कहाँ से आएंगे। ठीक है, अब इस 34 एटीपी को समझने के लिए सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब होना क्या है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन थे, जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अब कहाँ हैं? हमारे जितने भी एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब आकर हमारे पास इस NADH और FADH2 में छिपे हुए हैं। अब मुझे एक रास्ता चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है उसको मैं बाहर निकालूं और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी तरह एटीपी बना पाऊं। ठीक है, अब ये काम होगा कैसे? हाउ डज दिस एक्चुअली हैपन? तो दिस हैपन्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की लेयर्स है। सो ये है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की एक साइड, वन साइड ऑफ इट क्या है हमारा? दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और दूसरे साइड क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके ठीक बाहर होगा आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो मैंने येलो लाइन से बनाया है, और दो क्यों बनाया है? क्योंकि ये एक फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। हर एक मेम्ब्रेन कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर। तो इसी दो बाई लेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने दो लाइंस बनाई हैं। ठीक है, मैंने क्रिस्टे नहीं ड्रॉ किया क्योंकि, लेकिन हमें पता होना चाहिए दैट हमारा जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्डेड हो सकता है। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए वो हमने नहीं किया। ठीक है, अब हमारी कहानी शुरू होगी फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस। देखो है क्या, जैसे फोटोसिंथेसिस में आपको याद होगा कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे वो कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में आपके मेम्ब्रेन में अरेंज थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपके पिगमेंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में अरेंज्ड है। अब ये कोई नॉर्म, ये पिगमेंट्स नहीं बोल सकते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को हम एक सिंपल नाम से बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 3। यहाँ हमने बना लिया कॉम्प्लेक्स, सॉरी, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 1, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 3, और यहाँ हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, और हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स 5 जो थोड़ा डिफरेंट होगा बाकी कॉम्प्लेक्सेस से। ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है। कॉम्प्लेक्स 5 को हम कुछ ऐसा बनाएंगे। और हमने कॉम्प्लेक्स 2 तो बनाया ही नहीं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 2 हमने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स 2 की बात करेंगे थोड़े समय बाद। अभी पहले कॉम्प्लेक्स 1, 2, 1, 3, 4 एंड 5 समझेंगे। ओके, अब देखो ये कॉम्प्लेक्सेस किससे बने हैं? कुछ स्पेशल प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स 1 क्या कर सकता है? कॉम्प्लेक्स 1 NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। NADH ब्रेक करेगा, और NADH जब ब्रेक ब्रेक करता है तो वो अपने अंदर छिपा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में हमेशा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और क्या सप्लाई करेगा? NAD प्लस प्लस H प्लस। सो NAD और H प्लस को इसने रिलीज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है
वो आपके कॉम्प्लेक्स वन से होता हुआ आगे जाने का मन है उसका, ठीक है। दिस इज द पाथ कि कॉम्प्लेक्स वन से कॉम्प्लेक्स वन में के अंदर आएगा और उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उससे फाइनली वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। सो कॉम्प्लेक्स वन में भी कैरियर्स हैं। आप इन कैरियर्स को कहते हो एफ ए डी। एफ ए डी इज नथिंग बट फ्लेवीन एडिनो डाई न्यूक्लियोटाइड। देखो एफ ए डी और एफ एम एन आपको पूरे कॉम्प्लेक्सेस में मिलेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन हम करेंगे बट थोड़े समय में। अभी हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफ ए डी से फाइनली आएगा एक आयरन सल्फर प्रोटीन के पास विद इन कॉम्प्लेक्स वन। आयरन सल्फर प्रोटीन क्या है बेटा? देखो, आयरन सल्फर प्रोटीन इज अ प्रोटीन जिसके अंदर सल्फर था। अब प्रोटीन के अंदर सल्फर क्यों है? क्योंकि प्रोटीन को बनाने वाले अमाइनो एसिड के पास सल्फर है। कौन से ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिसके पास सल्फर हो सकता है? आपको याद होगा सिस्टीन और मिथियोनिन दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनके पास आपका सल्फर हो सकता है। उसी सल्फर के साथ आयरन जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक स्पेशल मॉलिक्यूल के पास जाएगा जिसको हम कहते हैं COQ। COQ इज नथिंग बट यूबिक्विनोन। COQ को हम आम भाषा में यूबिक्विनोन कहते हैं। यूबिक्विनोन इस वजह से आया था क्योंकि ये यूबिक्विटस है, मतलब सभी माइटोकॉन्ड्रियल जगहों में पाया जाता है, इसलिए नाम दे दिया यूबिक्विनोन, COQ, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन COQ के पास आएगा तो COQ की एक कंडीशन होगी कि देखो मुझे खाली इलेक्ट्रॉन नहीं रखना, अगर मुझे आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो मुझे थैला भी देना पड़ेगा, अगर आप दूध लोगे तो थैली भी चाहिए, उस हिसाब से। तो अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसे थैली भी चाहिए। अब इसे थैली लाके कौन देगा? तो इसे अगर थैली चाहिए तो वो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो COQ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स वन और बन जाएगा COQH2, ठीक है। COQH2 बन जाएगा। अब हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि COQH2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों को कैरी कर रहा है। इट इज कैरिंग इलेक्ट्रॉन, यस करेक्ट, बट इट इज ऑल्सो कैरिंग हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये COQ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 3, COQH2 इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? इट इज साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, बीच में आयरन सल्फर प्रोटीन, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 का दूसरा नाम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसमें साइटोक्रोम बी है और साइटोक्रोम C1 है। तो COQH2 अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को दे देता है। जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को दे दिया तो इस हाइड्रोजन को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो एक चीज़ क्या है? इलेक्ट्रॉन थी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी और इलेक्ट्रॉन पहले कॉम्प्लेक्स 1 से पास की, अब कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंची है। जब कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन ने पास किया तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दरवाजे खुल गए। आप ऐसे समझो, मान लो एक फुटबॉल है जिसको एक बहुत अच्छे फुटबॉलर ने हिट किया है, तो क्या होगा? फुटबॉलर के हिट करने से फुटबॉल पे एनर्जी आ गई, फुटबॉल जाके एक दरवाजे के पास लगा और दरवाजा खुल गया। ऐसे मन में इमेजिन कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू गया तो थोड़ी सी एनर्जी के कारण हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्ट के लिए पाथवे खुलता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू घूम रहा था, व्हेन इट वाज मूविंग थ्रू कॉम्प्लेक्स 1, तो टोटल 4 प्रोटॉन, लेट मी ड्रॉ इट इन अ थिकर लाइन, टोटल 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो पाए थे। कॉम्प्लेक्स 1 के पास जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स गुजरे तो 4 प्रोटॉन का ट्रांसफर कराया गया। एंड दिस मेक सेंस। व्हाई डज दिस मेक सेंस? फॉर द सिंपल रीजन कि अभी जो है इलेक्ट्रॉन के पास काफ़ी एनर्जी अवेलेबल थी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास काफ़ी सारी एनर्जी अवेलेबल है तो वो एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट रेट से प्रोटॉन को ट्रांसफर भी करा सकता था, ठीक है।
बट जब ये थका हारा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास गया तो वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स 3 से डायरेक्टली 2 प्रोटॉन का ट्रांसफर करा सकता था। लेकिन क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट होता है CO को लेकर, तो CO भी 2 प्रोटॉन का ट्रांसफर करा देता था। और टोटल हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स 3 पे इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से 4 प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से गुजरा, 4 प्रोटॉन का ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स BC1 और कॉम्प्लेक्स 3 से गुजरा तो टोटल 4 प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया। ठीक है इतना। अब हमारा इलेक्ट्रॉन बेचारा थका हारा यहाँ पे रेडी है साइटोक्रोम C1 पे। अब साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? तो साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन देता है एक अनदर प्रोटीन को, जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C। देखो साइटोक्रोम C जो है वो मेम्ब्रेन में अटैच कोई प्रोटीन नहीं है, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में घूमने वाला एक प्रोटीन है। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन लेके आता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 4 है क्या? कॉम्प्लेक्स 4 इज नथिंग बट साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। जैसे वो था साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। अब एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, साइटोक्रोम्स आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट्स हैं, ये बात आप समझ लो। इनके पास भी हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप के अंदर आयरन है। बट साइटोक्रोम A3 बाकी के साइटोक्रोम से अलग है। कैसे अलग है? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, इन सब के पास सिर्फ आयरन था हीम के अंदर। साइटोक्रोम A और A3 के पास आयरन और कॉपर दोनों है, इसलिए कहते हैं दे आर बाई मेटेलिक, दो मेटल्स हैं वहां पे। क्लियर? अब यहाँ पे एनसीईआरटी जो है साइटोक्रोम A3 जहां लिख रही है वहां पे 2 कॉपर को बस दिखाती है, बट वो बताना ये चाह रही है कि साइटोक्रोम A3 के एक एक कॉपर एटम हैं, इसीलिए 2 कॉपर लिखा है उन्होंने। बट एक्चुअली दीज आर बाई मेटेलिक, बोले तो इसमें आयरन भी है कॉपर भी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 से होता हुआ नीचे आया। अब एक चीज समझो, अब जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 से गुजर रहा है, वंस अगेन उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, एंड वंस अगेन इट कैन ओनली ट्रांसपोर्ट 2 प्रोटॉन्स ना। अब ये सिर्फ 2 प्रोटॉन्स ट्रांसफर कर सकता है। तो टोटल हमने कितना प्रोटॉन्स ट्रांसफर कर दिया? हाउ मेनी प्रोटॉन्स डिड वी ट्रांसफर? 4 प्रोटॉन्स कॉम्प्लेक्स 1, 4 प्रोटॉन्स कॉम्प्लेक्स 3, 2 प्रोटॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 इज इक्वल टू 10 प्रोटॉन्स टोटल। ठीक है, और अब इलेक्ट्रॉन के पास जो भी एनर्जी थी वो एनर्जी लगभग खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं बचा उसके पास। तो क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, कोई चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को ले सके। इमेजिन करो एक डैम है जिसका पानी आपने रिलीज कर दिया। डैम से पानी क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि ये पानी टरबाइन को घुमाता है। अच्छी बात है, टरबाइन को घुमाएगा, बिजली बनेगी। बट एक बार टरबाइन को घुमा दिया तो पानी का क्या करते हो? अब तो उसके पास एनर्जी नहीं बची ना। तो अब उसके पास एनर्जी नहीं बची तो इसी पानी को आप टनल या रिवर में, कनाल में या रिवर में दे देते हो, और इसका इस्तेमाल आप इरिगेशन पर्पसेस के लिए कर लोगे। यही होता है ना रीजन। उसी तरह ये जो प्रोटॉन था, ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, अब इसका ज्यादा काम नहीं बचा, इसकी सारी एनर्जी खर्च हो चुकी है। तो साइटोक्रोम A3 अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो देगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन और H+ आयन मिलके फॉर्म करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो आपका हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 2 प्रोटॉन्स मिला और फॉर्म कर लिया एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बट इस पूरे रिएक्शन के दौरान आपने कितना प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठा कर दिया? 10 प्रोटॉन्स। कॉम्प्लेक्स 1 से 4, कॉम्प्लेक्स 3 से 4, कॉम्प्लेक्स 4 से ओनली 2।
तो एक NADH ने, ये यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं कि 1 NADH कितने प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करा सकता है? 10। और हमें ये भी पता है कि हमारे 10 NADH थे विच विल इक्वल टू 100 प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब हमें समझना है कॉम्प्लेक्स 3 का तो सही है, 1 का सही है, 4 का सही है, कॉम्प्लेक्स 2 इस भीड़ में कहाँ गायब है? तो कॉम्प्लेक्स 2 को समझने के लिए वापस अपने क्रेब्स साइकिल में जाएंगे। और हमने बोला था जब सक्सीनेट फ्यूमारेट बनाएगा तो बनाएगा, सक्सीनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करेंगे तो बनाएगा FADH2। और FADH2 को बनाने वाला जो एंजाइम है वो कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 2 यानी सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? तो भाई सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यहां पे बैठा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की साइड में छिपा के बैठा हुआ है। जब कॉम्प्लेक्स 2 सक्सीनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करता है तभी रिलीज होता है FADH2। अब FADH2 क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 को नहीं दे सकता। आप इस बात को समझो, जैसे आपका अगर अच्छा नीट स्कोर आया तो हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा, नीट अगर स्कोर 720 710 आता है तो एम्स मिलेगा, बट उससे कम एनर्जी नीट स्कोर आया तो हमें कोई दूसरा कॉलेज लेना पड़ सकता है। वैसे ही अगर NADH इलेक्ट्रॉन देता तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास वो बहुत हाई एनर्जी पे है, तो वो इलेक्ट्रॉन देता अपने कॉम्प्लेक्स 1 को जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई है। कॉम्प्लेक्स 1 हमारा एम्स है, बट अब जो FADH2 है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? अब वो अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इंसान को दे सकता है विच इज COQ, विच बिकम्स COQH2। वो COQ को देगा, COQ से COQH2 बनेगा और COQH2 देगा साइटोक्रोम B को। यहां पे एक सॉलिड कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है FADH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन COQ को ही क्यों दिया? ये हमने क्लियर कर लिया कि इस इलेक्ट्रॉन के पास उससे ज्यादा एनर्जी नहीं थी। अगर होती तो कॉम्प्लेक्स 1 को दे देता, बट नहीं थी। पंगा ये है कि आप ऐसा समझते हो कि कॉम्प्लेक्स 2 को हम कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में ही बनाए। NCERT ने ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि वो जताना चाह रही है कि कॉम्प्लेक्स Q यहाँ पे एक दूसरा कॉम्प्लेक्स Q मॉलिक्यूल होगा, नॉट द सेम वन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्प्लेक्स 1 का ट्रांसफर। देखो, देर इज अ पूल ऑफ COQ, यूबिक्विनोन का पूल है, ऐसे समझो। आप मान लेते हैं अपने घर पे चिट्ठी लिखते हो, लेटर लिखते हो, लेटर पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस में कई सारे डाकिया हैं, कई सारे पोस्टमैन हैं, और ये पोस्टमैन जो भी अवेलेबल होगा चिट्ठी लेके आपके माता पिता के घर में पहुंचा देंगे। सिंपल लॉजिक। सेम वे माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे COQ हैं। जिस COQ को इलेक्ट्रॉन मिला वो COQH2 बनेगा, यूबिक क्विनोन, यूबिक क्विनोल बनेगा, और ये यूबिक क्विनोल एक ही आदमी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है विच इज साइटोक्रोम B। तो क्लैरिटी के लिए NCERT ने कॉम्प्लेक्स 2 को 3 और 4 के बीच में बनाया, क्योंकि हम ये जताना चाहते हैं कि 2 का इलेक्ट्रॉन 3 के पास ही जाएगा, 1 के पास नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच गया, आगे की कहानी सेम होगी, यानी 4 प्रोटॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स। इट्स जस्ट लाइक अगर आपने शॉपिंग शुरू की, ठीक है, अगर आपने दिवाली की शॉपिंग शुरू की और मान लो आपने शुरुआत किया कपड़े से, तो आप कपड़े लोगे, मिठाइयाँ लोगे, सजावट का सामान लोगे। ठीक है, अगर आपके पास अभी कपड़े के पैसे नहीं है,
आपने सोचा चलो पिछले बार के कपड़े अच्छे हैं, अभी मैं नए कपड़े नहीं चाहिए, तो आप मिठाइयाँ लोगे और सजावट का सामान लोगे। तो आपके पास पैसे नहीं थे अभी, तो आपने कपड़ों में पैसे खर्च नहीं किए। तो मेरे पास एनर्जी कम थी, तो मैं कॉम्प्लेक्स 1 से प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करा सकता, बट कॉम्प्लेक्स 3 का इस्तेमाल अभी भी कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स 4 का इस्तेमाल अभी भी कर सकता हूँ। तो मैं 4 प्रोटॉन्स का ट्रांसफर करूंगा यूजिंग कॉम्प्लेक्स 3 एंड 2 प्रोटॉन्स का ट्रांसफर करूंगा यूजिंग कॉम्प्लेक्स 4। तो 1 FADH2 ट्रांसफर करता है टोटल 4 + 2 6 प्रोटॉन, एंड क्योंकि मेरे पास 2 FADH2 हैं, तो मेरे कितने प्रोटॉन्स ट्रांसफर होंगे? टोटल 12 प्रोटॉन्स। ठीक है। अब प्रोटॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स 1 से शुरू, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स 1 से शुरू हुआ, कॉम्प्लेक्स 4 पे खत्म। और इसी पार्ट ऑफ द प्रोसेस को, दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट वी हैव सो फार कवर्ड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी पार्ट को आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में क्या हमने एटीपी बनाया? डिड वी मेक एटीपी? नो, वी डिड नॉट। व्हाट डिड वी डू? वी मूव द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस, और जब हम इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे थे तो प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो इससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF क्रिएट हुआ, क्योंकि प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन यहां बढ़ता गया, प्रोटॉन का ग्रेडियंट इधर डेवलप होता गया। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ते गया और मैट्रिक्स में प्रोटॉन का अमाउंट घटते गया। क्यों घटते जा रहा है? CO लेते जा रहा है, वाटर लेते जा रहा है, तो घटते जाएगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट मेरे पास एनर्जी जमा हो गई। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है ये अपना कमाल शुरू करेगा। ये बोलेगा प्रोटॉन को कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी है, तो तुम मेरे से वापस आके डिफ्यूज हो जाओ। सारे प्रोटॉन्स को बोलेगा तुम मेरे थ्रू आ जाओ। बट ये ठीक विंड मिल की तरह है। जब विंड मिल के ब्लेड से हवा टकराती है तो विंड मिल के ब्लेड्स घूमते हैं। उसी तरह जब प्रोटॉन की हवा कॉम्प्लेक्स 5 के ब्लेड से टकराएगी तो कॉम्प्लेक्स 5 के ब्लेड्स अंदर घूमेंगे, और जब ये ब्लेड्स अंदर घूमेंगे तो क्या होगा? ADP प्लस फॉस्फेट बनाएगा ATP, और इसी को बोला फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। ADP प्लस फॉस्फेट बना लेगा ATP, और इसी को हम बोल देंगे फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? आई होप सो। अब इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे मिचेल, एंड इस प्रोसेस को आप ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हो। इसको कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। एक केमिकल सब्सटेंस अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन में गया, इस दौरान उसने एनर्जी करेंसी क्रिएट की, दैट इज ATP। ठीक। कितनी एनर्जी क्रिएट की उस पर 1 सेकेंड में आएंगे। बट अगर आपको याद हो तो हमने शुरुआत की थी टू अंडरस्टैंड द फ्रेम ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और उसमें हमने क्या बोला था कि लास्ट 2 स्टेप्स में हम सबसे ज़्यादा ATP बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इस्तेमाल करके हम एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाएंगे, और इसी प्रोटॉन मोटिव फोर्स से केमी ऑस्मोसिस करके हम ATP बनाएंगे। ठीक है। और टुगेदर इसको बोल देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस डायग्राम में यही एग्जैक्ट चीज हो रही है। आपने पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इस्तेमाल करके एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट किया, एंड फिर लास्ट में ऑक्सीडेट केमी ऑस्मोसिस से ATP बनाई। सो दिस होल प्रोसेस कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 5 को कंबाइंड वे में आप बोलते हो
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीडेटिव, सॉरी कॉम्प्लेक्स 5 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों? जो एटीपी क्रिएट हुआ वो फॉस्फोराइलेशन कहलाया। इस एटीपी को क्रिएट करने की एनर्जी कहां से आई? प्रोटॉन मोटिव फोर्स से। प्रोटॉन मोटिव फोर्स कैसे क्रिएट हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 से, हेंस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसी को फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपने बोला था फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि वहां पीएमएफ सनलाइट की एनर्जी के कारण इनडायरेक्टली क्रिएट हुई थी। इतना क्लियर? अब आता है गणित। गणित कहता है ओके 1 NADH gives me 10 protons but how many ATPs? तो NCERT आपको बोलती है 3 ATPs। ठीक, 1 FADH2 gives me 6 protons, that means how many ATP? NCERT आपको बोलती है 2। अब अगर आपके पास टोटल 10 NADH है, that means 10 into 3 30 ATP। अगर आपके पास 2 FADH2 हैं, that means 2 into 2 that is 4 ATP। और आपके इतने ही ATP मिसिंग थे। दिस इज द अमाउंट ऑफ ATP दैट वाज मिसिंग 34, और आपने एक ग्लूकोज से 34 ATP बना लिया। ठीक है, बट कितने प्रोटॉन घुमाने से मेरा ATP बन रहा है? हाउ मेनी प्रोटॉन शुड आई स्विंग टू मेक 1 ATP? अब अगर आप ऐसे देखोगे तो 112 प्रोटॉन्स हैं एंड 34 ATP है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कितने प्रोटॉन्स को यूज करना पड़ेगा टू मेक 1 ATP, आंसर आएगा ऑलमोस्ट समवेयर अबाउट 3.3। NCERT आपको बोलती है ये नंबर है 4 एंड 4 हैज बीन फाउंड, बट NCERT के डायग्राम में मेंशन्ड है 2 प्रोटॉन्स। ये डायग्राम एक एरर है और NCERT इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। NCERT हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट। तो अगर पूछा गया तो आपको आंसर करना है 4, ड्राइंग में पूछा गया तो भी आपको आंसर करना है 4। ठीक, यानी 4 प्रोटॉन्स आएगा तो एक ATP बनाने लायक मुझे एनर्जी मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? आई होप सो। सो ऐसा करते हुए मैंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से टोटल रिमेनिंग 34 ATP बना ली। ठीक है, अब कहानी अभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि हमने इस क्लास का एजेंडा क्या सेट किया था, कि हाउ विल वी गो अहेड। वी सेड विल अंडरस्टैंड द एनर्जी गेम, हम एनर्जी गेम को समझेंगे। फिर हमने बोला कि हम ATP एनर्जी करेंसी है उसको समझेंगे, ओवरव्यू समझेंगे, रेस्पिरेशन कैसे होता है समझेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन समझेंगे और टैली शीट बनाएंगे। ये टैली शीट तक हमारा काम हो गया। अब दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, व्हाट इज RQ एंड व्हाट इज एम्फीबोलिक पाथवे। इन टॉपिक्स के लिए विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो टेक केयर, don't forget to solve questions, don't forget to read the books and clarify if you have any doubts. Cool, and if you have any problems let me know in the comments, so I'll answer them there itself. Take care, bye bye.